हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछले लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। कहता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट का यूज क्यों किया जाता है। तो जो टंगस्टन फिलामेंट है, आपको पता है कि टंगस्टन एक एलॉय होता है, ठीक है, और इसका यूज वैसे आप पढ़ चुके हो कि उसका रेजिस्टिविटी लो होती है, लेकिन वहां पर एक पॉइंट और भी आता है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो प्राइमरी रीजन क्या है, पहला कारण क्या है, रेजिस्टिविटी लो तो किसी दूसरे मटेरियल की भी हो सकती है। तो टंगस्टन का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसलिए प्राइमरी रीजन क्या लिखा, रीजन पहला रीजन जो मुख्य कारण है वो क्या है, टंगस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, लगभग कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि इतने टेम्परेचर तक, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब आपको पता है ना कि जब उसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो वो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसकी वजह से वो हीट अप हो जाता है, ठीक है, और हीट अप होने की वजह से उसका कलर रेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें लाइट देता है। तो ये चीज आपको पता है कि अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट को उस वायर के अंदर से पास कराएंगे, ठीक है, उसके अंदर और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती चली जाएगी। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो मेल्ट हो जाता और सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता। अगर सर्किट ब्रेक हो जाता तो बल्ब ग्लो नहीं करता। तो ऑब्वियसली बात है कि उसका पहला कारण क्या है, उसको सिलेक्ट करने का मुख्य कारण क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी रीजन आता है हमारा रेजिस्टिविटी वाला। सेकेंडरी रीजन क्या लिखा है, लो रेजिस्टिविटी, उसकी रेजिस्टिविटी लो होती है एंड हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए हम टंगस्टन फिलामेंट का यूज करते हैं। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है, अगर आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है तो वहां पर आ सकता है आपको चार ऑप्शन दे रखे हो कि सर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, दूसरा है उसकी लो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, तीसरा कुछ और रीजन दे दिया, चौथा कुछ और दे दिया। तो उसमें आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें अगर आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट का दे रखा है तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और आपको ऐसा भी दिया हो सकता है कि एक ऑप्शन ऐसा दे रखा हो कि बोथ ए एंड बी, ठीक है, और नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा क्या हो सकता है, लो रेजिस्टिविटी, तीसरा क्या हो सकता है, बोथ ए एंड बी, चौथा क्या हो सकता है, नन ऑफ दीज। तो उस केस में आप बोथ ऑफ दीज कर देंगे। अदरवाइज अगर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और ऐसा बोथ का कोई ऑप्शन नहीं है तो उस केस में आप किसको सिलेक्ट करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही उसका मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम टंगस्टन फिलामेंट का यूज करते हैं। दूसरा देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई निक्रोम इज यूज्ड इन हीटर कॉइल्स। कहता है कि हीटर के अंदर जो हीटर की कॉइल होती है, हमने देखा होगा ना कि स्प्रिंग टाइप में कॉइल होती है हीटर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर वो निक्रोम की बनी होती है। निक्रोम भी एक एलॉय है, तो हम निक्रोम का ही यूज क्यों करते हैं, ठीक है। आपका होगा कि सर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई तो टंगस्टन फिलामेंट का भी होता है, तो टंगस्टन का यूज क्यों नहीं किया। तो देखिए उसका मुख्य कारण क्या है, लो कॉस्ट, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। अगर आप टंगस्टन फिलामेंट की बात करेंगे तो टंगस्टन फिलामेंट इससे काफी कॉस्टली या काफी महंगा पड़ता है, जबकि निक्रोम जो है वो हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। दूसरा एंड रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जितना हमें चाहिए, ठीक है, जितना हीटर के अंदर हमें चाहिए, लगभग अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 700 डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती हीटर के अंदर, इसलिए हम निक्रोम का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका मेन कारण क्या हुआ, लो कॉस्ट। दूसरी बात हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, सेकेंडरी रीजन क्या है उसका, हाई रेजिस्टिविटी। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सर मुख्य कारण क्या है उसका, मुख्य कारण क्या है कि उसकी कॉस्ट वो पड़ती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और सस्ता है, ठीक है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। जो चीज हमें महंगी पड़ेगी उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई एल्यूमिनियम अलॉय इज यूज्ड इन फ्यूज वायर। कहता है कि वायर के अंदर जो फ्यूज के अंदर एल्यूमिनियम वायर का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी रीजन क्या होगा, ऑब्वियसली बात है बेटा, ये मुख्य कारण है उसका कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ठीक है। अब कहेंगे सर उसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, रेजिस्टेंस लो होता है, इसलिए हम यूज करेंगे, तो वो सेकेंडरी रीजन है, ठीक है। ऐसे और भी मटेरियल हो सकते हैं जिसका रेजिस्टिविटी भी लो और रेजिस्टेंस भी लो, तो एल्यूमिनियम का ही यूज क्यों करेंगे, क्योंकि इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो ये प्राइमरी रीजन हुआ उसका, मुख्य कारण यही है, ठीक है। एल्यूमिनियम एलॉय का यूज करने का मुख्य कारण यही है फ्यूज के अंदर कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है,
ठीक है। तो सेकेंडरी रीजन क्या है, फ्यूज वायर हैज लो रेजिस्टिविटी, फ्यूज वायर की रेजिस्टिविटी लो होती है एज वेल एज लो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी लो होता है अप्रोक्सीमेटली 10 ओम। ठीक है, नॉर्मली फ्यूज के अंदर जब यूज करते हैं हमारे घर के अंदर, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा मतलब आमतौर पर 10 ओम के आसपास होता है। ठीक है, तो यही कारण है जिसकी वजह से हम एल्यूमिनियम अलॉय का यूज करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए बेटा, अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो सबसे पहले प्राइमरी ऑप्शन को, प्राइमरी रीजन जो है उसको सिलेक्ट करना है। अगर बोथ ऑफ दीज दिया गया है कहीं पर तो बोथ ऑफ दीज को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज प्राइमरी रीजन को सिलेक्ट करेंगे। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, व्हाई मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। कहता है कि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं, इनका यूज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो देखिए, जो कॉन्स्टेंटन है इसको हम कई बार यूरेका भी कह देते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट में इसको यूरेका लिखा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पोटेंशियोमीटर के अंदर भी, मीटर ब्रिज के अंदर भी हम कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन वायर का यूज करते थे, तो वहां पर भी वो वायर एज ए रेजिस्टेंस वायर की बातें काम करते थे। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि इनका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए इन मटेरियल का यूज क्यों किया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि इनका रेजिस्टिविटी हाई होती है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है, मेन कारण है, वो क्या है। देखिए, हमने लिखा है प्राइमरी रीजन, दे हैव वेरी लो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, ये जो टर्म लिखी है हमने, वेरी लो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पहले इसको देखिए, इसको समझिए, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल कोफिशिएंट का मतलब क्या है, वैसे आप पढ़ चुके हो कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द वायर या टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हमने लिखा थी जब वेरी लो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि इन वायर का रेजिस्टेंस या इन मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर बहुत कम निर्भर करता है। ठीक है, इन वायर का या इन मटेरियल्स का, कौन से मटेरियल का, मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटन का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करता है, बहुत कम निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के साथ ना तो इनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ना इनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता, और ना ही टेम्परेचर के डिक्रीज होने से इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता। ठीक है, तो इसलिए अगर प्राइमरी रीजन आप क्या लिखोगे कि दीज हैव वेरी लो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था उसका मुख्य कारण। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉपर वायर एंड ए मैग्नीन वायर ऑफ इक्वल लेंथ। कहता है कि हमारा हमने दो वायर ले ली, एक कॉपर का ले लिया और एक मैग्नीन का ले लिया। ठीक है, जिनकी दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन भी क्या है, दोनों का इक्वल, आर कनेक्टेड इन सीरीज। कहता है कि वो दोनों किस्म जुड़े हुए हैं सीरीज में अक्रॉस द बैटरी, एक बैटरी के साथ। देन व्हाट विल हैपन टू देयर टेम्परेचर, तो उसके टेम्परेचर के साथ क्या होगा। देखिए बेटा, यहाँ पर हमने दो वायर लिए, एक कॉपर की एक मैग्नीन की, दोनों की लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन हमने कांस्टेंट मान लिया, यानी कि इक्वल मान लिया। तो कहता है कि जब उनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो उनके टेम्परेचर के साथ क्या होगा, किसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, किसका नहीं होगा। ठीक है, ये बताना अपने को। तो जैसा कि हमने इसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन इज मोर देन कॉपर। ये जो एमएन है यहाँ पर, ये सिंबल है किसका, मैग्नीन का। कहता है कि बेटा जो मैग्नीन की रेजिस्टिविटी होती है वो कॉपर से ज्यादा होती है। ठीक है, मैग्नीन की रेजिस्टिविटी कॉपर की रेजिस्टिविटी से ज्यादा होती है। सो रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन वायर इज ऑल्सो लार्जर देन कॉपर वायर। कहता है कि इसके साथ साथ कहता है तो मैग्नीन वायर का रेजिस्टेंस भी होगा बेटा, मैग्नीन वायर का रेजिस्टेंस भी कॉपर वायर के रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। ठीक है, हमने क्या बताया, मैग्नीन की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस भी मैग्नीन वायर का कॉपर से ज्यादा होता है। कहते हैं कि एज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े होंगे। सो करंट इन बोथ इज सेम, तो दोनों में करंट क्या फ्लो करेगा, एक जैसा। मैग्नीन के अंदर स्पीड, अगर मान लीजिए उस बैटरी से आई करंट विड्रॉ होता है तो आई करंट ही मैग्नीन वायर से पास होगा और आई ही कॉपर वायर से। एंड हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस पर। किस पर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस पर। ठीक है, दैट इज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट प्रोड्यूस भी हाई होगी, रेजिस्टेंस लो होगा मटेरियल का तो उसके अंदर हीट भी कम प्रोड्यूस होगी। तो ऑब्वियसली बात है, जैसा कि हमने यहां पर बताया, मैग्नीन वायर का रेजिस्टेंस
कॉपर से ज्यादा होता है, मैग्नीज का रेजिस्टेंस कॉपर से ज्यादा होता है, तो हीट भी किसके अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मैग्नीज के अंदर। ठीक है, इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ मैग्नीज वायर इंक्रीजेस बाय लार्जर अमाउंट देन द कॉपर वायर। कहता है कि जिसकी वजह से, अब ऑब्वियसली बात है कि मैग्नीज का जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर से ज्यादा है, जिसकी वजह से मैग्नीज का जो टेम्परेचर है वो कॉपर से ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, मैग्नीज का जो टेम्परेचर है वो कॉपर की अपेक्षा ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था क्या, 5th क्वेश्चन। अब देखिए बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है एंड व्हाई इट इज यूज्ड, और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो देखिए बेटा आंसर हमने यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस होती है, यानी कि ये किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जुड़ी होती है उनको खराब होने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। विच इज यूज्ड इन सीरीज विद ए सर्किट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज। कहता है कि इसको किसी भी सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ा जाता है, किस लिए किया जाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज, ताकि वो कहता है नुकसान से बचने के लिए। ठीक है, कहता है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, इसका यूज सर्किट के अंदर हम सीरीज में करते हैं ताकि डैमेज से बचा जा सके, नुकसान से बचा जा सके। अब बात आती है कि नुकसान से, नुकसान क्या होगा, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग करंट इन केस ऑफ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। कहता है कि मान लीजिए कभी कभार किसी सर्किट के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, यानी कि उसको वो ओवरलोड हो जाए या किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो जब शॉर्ट सर्किट के केस में या ओवरलोडिंग के केस में क्या होगा, उस सर्किट के अंदर ज्यादा करंट पास होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करंट पास होगा, जिसकी वजह से जो डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है वो खराब हो सकती है, उनको नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का। आगे लिखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट which can be safely passed by a fuse wire without melting is called its current rating। कहता है कि बेटा वो मैक्सिमम करंट, यानी कि वो मैक्सिमम करंट जो किसी फ्यूज के अंदर से उसको बिना मेल्ट के पास हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैक्सिमम करंट, ऐसा करंट जो किसी फ्यूज के अंदर से उसको बिना मेल्ट के पास हो सकता है, ऐसा मैक्सिमम करंट जो किसी फ्यूज के अंदर से उसको बिना मेल्ट किए या उसको बिना ब्रेक के पास हो सकता है, उसको क्या कहेंगे, करंट रेटिंग। क्या कहेंगे उसको, करंट रेटिंग। ठीक है, देखिए आपको पता है कि अपने घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फ्यूज हम यूज करते हैं तो उसके ऊपर आपको रेटिंग देखी होगी, आपने देखा होगा 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, इस प्रकार से लिखा हो सकता है कि 5 एम्पियर का मतलब क्या वहां पे, 5 एम्पियर का मतलब बेटा कि उस फ्यूज के अंदर से जब आप 5 एम्पियर तक का करंट फ्लो करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वायर आपको मेल्ट नहीं होगा। अगर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट जैसे आप उसके अंदर से पास करवाएंगे तो वो वायर क्या हो जाएगा, उस वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि एज यूजुअल हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो फ्यूज वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। ठीक है, यही हमारी प्राइमरी कंडीशन थी। तो इसलिए आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फ्यूज जो अपने घर में यूज करते हो तो उसके ऊपर वो रेटिंग लिखी होती है कि इतने तक का ही 5 एम्पियर या 5 एम्पियर से करंट, 5 एम्पियर या 5 एम्पियर से कम करंट को पास करा सकते हैं, इससे ज्यादा करंट को इसके अंदर से पास नहीं करा सकते। इसलिए उसकी जो 5 एम्पियर है वो क्या, उसकी करंट रेटिंग। करंट रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर डिपेंड ऑन इट्स नेचर मटेरियल। कहता है कि अब करंट रेटिंग किस बात पर डिपेंड करती है, जिस मेटेरियल का वो वायर बना है, फ्यूज वायर जिस मेटेरियल का बना है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, और कितनी लेंथ का हमने फ्यूज वायर यूज किया है उसकी लेंथ पर करंट रेटिंग डिपेंड नहीं करती। तो करंट रेटिंग किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर का। ठीक है, कि कैसे मटेरियल का हमने वहां पर इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाया है उस मटेरियल नेचर पे डिपेंड करेगी, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अब देखिए फ्यूज वायर इज मेड फ्रॉम ए मटेरियल विद लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। कहते हैं फ्यूज वायर जो भी हम बनाएंगे उसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। ठीक है, हमारे बल्कि प्राइमरी रीजन या प्राइमरी कंडीशन क्या है फ्यूज यूज करने की, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जितना कम होगा उतना हाई इलेक्ट्रिक फ्यूज ज्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, सो दैट व्हेन करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट, कहता है कि जब करंट उस सेफ लिमिट को एक्सीड करता है, यानी कि 5 एम्पियर का मान लिया आपके पास फ्यूज है, करंट अगर 5 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगा, लार्ज हीट इज प्रोड्यूस्ड इन वायर, तो कहता है कि वायर के अंदर से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी एंड इट गेट मेल्टेड ड्यू टू विच करंट गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पावर सप्लाई। कहता है जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वो वायर मेल्ट हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो मेल्ट हो जाएगा, जिस
जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हम डिवाइसेस को या हमारे घर की फिटिंग को या किसी भी चीज को डैमेज होने से बचा पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूज की। इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर हम कैसा मटेरियल यूज करेंगे कि उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो ही रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे मटेरियल से फ्यूज वायर बना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका प्राइमरी रीजन क्या है, सेकेंडरी रीजन क्या है। प्राइमरी रीजन क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंडरी रीजन क्या, लो रेजिस्टिविटी और लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं।